हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो हमारे सामने एक केंद्रीय विद्यालय में आया पीएम श्री का पेपर है जो कि आपका हाफ ईयरली में आपको मदद कराएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन पेपर शुरू करते हैं सोल्व करना। वेलकम टू कॉन्सेप्ट वाइज यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और पेपर की तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं जो कि रीडिंग सेक्शन है। रीडिंग द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपके सामने जो पैसेज है उसके बिहाफ पर आपको क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो पैसेज कुछ इस प्रकार है कि काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी। अच्छा, हम क्वेश्चन पेपर को सॉल्व क्यों करते हैं? 3 चीज़ों के लिए। हमारा अच्छा रिवीजन, मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स या क्वेश्चंस हमारे सामने आ जाएं और हमारा पेपर को सॉल्व करने की अप्रोच हमें समझ में आ जाए। ठीक है, तो अप्रोच का एक पार्ट क्या कहलाता है कि अगर आप पैसेज को करते हैं तो उसको सिर्फ आप वन गो में एक बार ही पढ़ेंगे, बार बार आप उसको नहीं पढ़ेंगे। फिर आप उसके बाद इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चंस पर आएंगे डायरेक्ट, और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप फिर से दोबारा पढ़ सकते हो अगर ज़रूरत पड़ती है तो। ठीक है, तो काइंडनेस इज़ अ क्वालिटी दैट एवरी ह्यूमन बीइंग कैन प्रैक्टिस regardless of wealth, age, or power. Small acts of kindness, such as offering a smile, sharing food with someone in need, or helping an elderly person cross the road, can brighten another person's day. Just like seeds grow into trees, these small actions spread positivity and inspire others to do the same. A kind person may not always be rewarded immediately, but the peace and satisfaction that kindness brings is priceless. In a world where people are often busy and self centered, kindness reminds us of our shared humanity. तो इसके बिहाफ पर अब आपको अपने 6 क्वेश्चन करने हैं। पहला क्वेश्चन कहता है व्हाट डज द ऑथर मीन बाय स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस का मतलब क्या है? ऑथर इस बात से क्या कहना चाहता है? तो आपको पता है कि ऑथर इस बात से ये कहना चाहता है कि जो छोटे छोटे कार्य होते हैं, जिससे जो काइंडनेस के छोटे छोटे एक्शंस होते हैं जो आप लेते हो, उससे क्या होता है, हर एक्शन से, जैसे कि शेयरिंग फूड हो गया, किसी की मदद करना हो गया, इसको लेकर वो कह रहा है कि स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। यहाँ पर लिखा भी हुआ है आपके सामने, स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस सच एज ऑफरिंग स्माइल, शेयरिंग फूड विद समवन इन नीड और हेल्पिंग एन एल्डरली पर्सन क्रॉस द रोड। ठीक है, कैन ब्राइटन अनदर पर्सनस डे। तो दूसरे इंसान का दिन बन सकता है अगर आप किसी की काइंडनेस के साथ मदद करते हैं। तो आप आंसर में क्या लिखोगे कि स्मॉल एवरीडे एक्शंस लाइक ऑफरिंग अ स्माइल, शेयरिंग फूड और हेल्पिंग समवन इन नीड। ये व्हाट डज ऑथर मीन बाय स्मॉल एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। तो स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस से क्या मतलब है कि जैसे कि स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस सच एज, तो आप आंसर लिखोगे such as small acts of kindness such as offering a smile। तो इससे आपने समझा कि ये वो छोटे छोटे एक्शंस हैं जो काइंडनेस को दर्शाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर काइंड एक्ट्स कंपेयर टू सीड्स। तो कैसे ये काइंड एक्ट्स कंपेयर किए गए हैं सीड से? तो आपको दिखाया कि जो भी पैसेज दिया गया है उसमें जैसे छोटे छोटे सीड्स ग्रो करते हैं और एक दिन बड़े बन जाते हैं, बड़ा पेड़ बन जाता है छोटे बीज से, वैसे ही छोटे छोटे एक्ट्स जो है वो पॉजिटिविटी लाते हैं, स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी और इंस्पायरिंग अदर्स। तो और लोगों को प्रेरित करते हैं और वो छोटे एक्शन बड़े बन जाते हैं। तो क्वेश्चन आपका है कि वाई आर काइंड एक्ट्स कंपेयर टू सीड्स, बिकॉज दे ग्रो इनटू समथिंग बिगर। तो सेकंड का है बिकॉज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका सामने, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है, व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दिस पैसेज। इस पैसेज से हम क्या लेसन सीख सकते हैं? तो इस पैसेज से हम सीख सकते हैं कि छोटे छोटे एक्शंस हमारे, जो काइंडनेस होती है हमारी, हर छोटे तरीके से एक वैल्यू क्रिएट करती है, जिससे आगे बढ़कर बड़ी सेटिस्फेक्शन हमें मिल सकती है, शांति हम ला सकते हैं और हम ह्यूमैनिटी को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो काइंडनेस इवन इन स्मॉल वेज, थर्ड का लिखेंगे आप। तो इस तरह से काइंडनेस इवन इन स्मॉल वेज इज वैल्यूएबल एंड ब्रिंग पीस, सेटिस्फेक्शन एंड स्ट्रेंथेंस आवर शेयर्ड कम्युनिटी। तो जिसको हम कम्युनिटी में शेयर करते हैं वो मजबूत होती जाती है, सेटिस्फेक्शन मिलता है और हम शांति को आगे लाते हैं।
चौथा क्वेश्चन आपके सामने है, राइट वन सिनोनिम ऑफ द वर्ड बेनेवोलेंस। तो बेनेवोलेंस शब्द का आपको क्या लिखना है, सिनोनिम। सिनोनिम का मतलब सेम मीनिंग, जिसका मीनिंग बिल्कुल सेम होता है। एक और शब्द जिसका मीनिंग सेम होता है, तो आपके सामने काइंडनेस एक वर्ड ऐसा है जिसका जो मीनिंग है वही बेनेवोलेंस का मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आता है, एमसीक्यू आपके सामने, द पैसेज मेनली फोकसेस ऑन ए मनी, बी काइंडनेस, सी पावर और डी करेज। तो आपको पता है काइंडनेस पर ये बिल्कुल फोकस करता है मेनली। 6th क्वेश्चन पर आते हैं, आपके सामने क्वेश्चन है, ट्रू और फॉल्स का, काइंडनेस इज ऑलवेज विजिबल एंड रिवॉर्डेड इमीडिएटली। फॉल्स, ये गलत बात है, समय भी लगता है कहीं पर और कहीं पर रिवॉर्ड नहीं भी करता। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सेम क्वेश्चन का पैटर्न है, सेम आपके सामने एक तरह से पैसेज मिलेगा आपको, उसके बिहाफ पर आपके सामने क्वेश्चंस है। देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आपको प्रभावित करते हैं इस पैसेज के बाद। टेक्नोलॉजी हैज़ चेंज द वे स्टूडेंट्स लर्न एंड टीचर्स टीच। तो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, कैसे स्टूडेंट्स लर्न कर रहे हैं और कैसे टीचर्स टीच कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल लाइब्रेरीज एंड इंटरेक्टिव वीडियोस हैव मेड एजुकेशन ईजियर एंड फास्टर। तो आपको पता है कि टेक्नोलॉजी की वजह से ईजियर और फास्टर होती जा रही है, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरीज आपके सामने, ऑनलाइन क्लासेस, इंटरेक्टिव वीडियोस हैं, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं और आप हमारी बातें समझ रहे हैं। अ स्टूडेंट कैन नाउ एक्सेस इन्फॉर्मेशन फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड विद जस्ट क्लिक। तो सिर्फ एक क्लिक से कोई भी इन्फॉर्मेशन कहीं पर भी प्राप्त कर सकता है पूरी दुनिया में आज के समय में। टेक्नोलॉजी ऑल्सो हेल्प्स इन मेकिंग लर्निंग enjoyable through animations and quizzes। तो एनिमेशन और क्विजेज के थ्रू पढ़ाई को ईजी बनाया जा सकता है। however there is also a drawback, लेकिन वहीं पर कुछ खामियां भी हैं, जैसे too much dependence on technology may reduce the habit of reading books and limit creative थिंकिंग। तो जो क्रिएटिव थिंकिंग थी वो कैसे होती थी, वो डेवलप करती थी आपके अप्लाई प्रैक्टिकली चीज़ों को करने से। लेकिन टेक्नोलॉजी पर आप जब डिपेंड हो जाओगे कम्प्लीटली, तो आप बुक्स को पढ़ना और प्रैक्टिकल चीज़ें करना, उससे क्या होगा, आपकी क्रिएटिविटी पर लिमिटेशंस लग जाएंगी। तो ये इसका ड्रॉबैक भी है। देयरफॉर व्हाइल टेक्नोलॉजी इज़ अ वंडरफुल टूल, इट शुड बी यूज्ड वाइजली एंड बैलेंस्ड विद ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ लर्निंग। लेकिन इसको बेसिक, भले ही ये कितना भी अच्छा एक टूल हो, लेकिन इसको समझदारी से हमें यूज़ करना चाहिए और किसके साथ बैलेंस करके चलना चाहिए, जो ट्रेडिशनल तरीके हैं किसी चीज़ को याद करने के। इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी हेल्प्ड स्टूडेंट्स। तो कैसे टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स को हेल्प करती है। तो इट हैज़ मेड लर्निंग ईजियर, फास्टर एंड मोर एंजॉयबल थ्रू ऑनलाइन क्लासेस एंड डिजिटल रिसोर्सेज। ये आप लिख सकते हो। आइए लिखते हैं सेकंड का फर्स्ट। ठीक है, इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस, डिजिटल रिसोर्सेज की वजह से फास्टर, ईजियर और मोर एंजॉयबल होती जा रही है आपकी लर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि मेंशन वन ड्रॉबैक ऑफ एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी। तो टेक्नोलॉजी पर जो एक्सेसिव डिपेंडेंस आ गई है उसके 2 ड्रॉबैक लिखिए, कोई भी एक ड्रॉबैक लिखिए। बेसिकली एक ड्रॉबैक क्या हो सकता है, इट मे रिड्यूस द हैबिट, इट मे reduce the habit of reading books, and limit creative thinking, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एंटोनिम ऑफ एडवांटेज फ्रॉम द पैसेज। तो सिनोनिम आपने देखा कि जो सेम शब्द, मतलब ऐसा शब्द जिसकी सेम मीनिंग होती है, एंटोनिम जिसकी अपोजिट मीनिंग होती है। एंटोनिम बताना है किस शब्द का, एडवांटेज का। एडवांटेज का मतलब है कि आपको कोई एडवांटेज मिल गई है, तो उसका एंटोनिम होगा ड्रॉबैक। ठीक है, इसके साथ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। 4th क्वेश्चन आपके सामने एमसीक्यू है। ऑनलाइन क्लासेस बिकेम कॉमन ड्यूरिंग ए एग्जाम्स, बी वैकेशंस, सी पेंडेमिक और डी फेस्टिवल्स। तो आपको पता है पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन क्लासेस कॉमन हो गई थी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th पर आते हैं। ट्रू फॉल्स आपके सामने। टेक्नोलॉजी हैज़ मेड बुक्स यूजलेस। तो टेक्नोलॉजी क्या करती जा रही है, बुक्स को यूजलेस करती जा रही है। क्या ये ट्रू है? नहीं, ये फॉल्स है। आज भी बुक्स उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी पहले थी। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, गिव अ सूटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो सूटेबल टाइटल क्या हो सकता है इस पैसेज के लिए, वो आपको बताना है। टेक्नोलॉजी लिख सकते हैं आप कि
टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन। ठीक है, नेक्स्ट पैसेज की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन बी, ग्रामर आपके सामने 8 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं आपके सामने। आरटी क्वेश्चंस आएंगे एक एक नंबर के। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या फॉर्म हो सकती है वर्ब की? अब आइए देखते हैं। शी मतलब किसी एक के बारे में बात की जा रही है, इसका मतलब है सिंगुलर है। सिंगुलर के साथ जो वर्ब यूज़ होती है वो कब कैसे यूज़ होती है? सिर्फ गो या गो प्लस ES। तो आपको पता है गोज यूज़ होगा यहाँ पर। शी गोज टू द लाइब्रेरी एवरी सैटरडे। ठीक है, यहाँ पर आपका सेंटेंस डेली हैबिट को दिखा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड जो है उसको बेसिकली ये वर्ड है, इसको पार्ट ऑफ स्पीच बताना है, क्या होगा? तो हैप्पी क्या है? बेसिकली कोई चीज़, कोई खुश होता है तो वो क्या है? शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी विद द रिजल्ट। तो हैप्पी अपने आप में क्या है? एडजेक्टिव, जो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, किसी भाव को दिखा रहा है, तो वो क्या होगा? एडजेक्टिव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। एक्टिव से पैसिव में आपको कन्वर्ट करना है। द स्टूडेंट्स कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट एंड द प्रोजेक्ट वाज। तो स्टूडेंट्स कंप्लीटेड, देखो यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब लिखी गई है वो थर्ड फॉर्म में लिखी गई है, इसका मतलब पास्ट की बात की जा रही है। द प्रोजेक्ट तो लिखा जाएगा पास्ट में, जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो हम जब पास्ट की बात करेंगे तो वाज में हमें दिखाना होगा। तो द प्रोजेक्ट was completed by the students। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंबाइन यूजिंग रिलेटिव प्रोनाउन। आई मेट अ गर्ल, शी इज अ चेस प्लेयर। तो आपको कंबाइन करना है सेंटेंस को रिलेटिव प्रोनाउन के साथ। रिलेटिव प्रोनाउन वो होता है जो शब्द को, दो सेंटेंस को जोड़ देता है। ठीक है, और वो प्रोनाउन का मतलब है जो शब्द, मतलब नाउन की जगह पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो नाउन की जगह पर यूज़ करने वाला आपको प्रोनाउन होता है, वो रखकर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है। आई मेट अ गर्ल, तो आई मेट अ गर्ल मतलब मैं एक लड़की से मिला। शी इज़ अ चेस प्लेयर, वो चेस प्लेयर थी। तो हम लिखेंगे मैं एक लड़की से मिला जो कि एक चेस प्लेयर है। तो हु आएगा आपका। आई मेट अ गर्ल हु इज़ अ चेस प्लेयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? हु। तो आई मेट अ गर्ल हु इज़ अ चेस प्लेयर। तो ये पूरे दो सेंटेंस एक हो गए, किस वजह से? इस प्रोनाउन की वजह से। तो इस नाउन को इस प्रोनाउन ने रिप्लेस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। रीअरेंज इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस। इस सेंटेंस को आपको मीनिंगफुली अरेंज करना है। तो ऑलवेज ट्रुथ स्पीक द वी शुड। तो आपको पता है वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। तो वी सब्जेक्ट आएगा पहले, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 तो आपके सामने है। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन बेसिकली वो जो मदद करता है सेंटेंस को कंप्लीट करने में, जैसे ऑफ, एट, इन। ही इज़ फॉन्ड डैश रीडिंग पोएम्स। तो ही इज़ फॉन्ड ऑफ, आपको पता है हमेशा क्या आता है? ही इज़ फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ लगेगा, रीडिंग पोएम्स। 7th क्वेश्चन पर आते हैं, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट। आपको डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बनाना है। ही सेड आई एम लर्निंग इंग्लिश। तो ही सेड दैट, जब सेड आ जाए तो सेड के साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए सेड के साथ हमेशा दैट लगेगा। तो ही सेड दैट, और फिर जो आई है और ये दो आपके सामने लग रहे हैं कोमास, ये हट जाएंगे और आई को आप एज अ थर्ड पर्सन दिखाओगे तो आई क्या बन जाएगा? ही वॉज लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आता है। करेक्ट द एरर। शी डोंट लाइक आइसक्रीम। तो शी डोंट लाइक आइसक्रीम नहीं होगा, शी डजंट, क्योंकि यहाँ पर सिंगुलर है और सिंगुलर में OES, डू प्लस ES लगता है, तो डज नोट आएगा, जिसको लिखेंगे हम शी डज नोट, जिसको हम डजंट भी लिख सकते हैं, डजंट लाइक आइसक्रीम।
इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चंस पर चलते हैं। सेक्शन सी आपके सामने, राइटिंग सेक्शन आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस। हमारे सामने 4 हैं और हम 4 के 4 को अटेम्प्ट करेंगे। राइट अ डायरी एंट्री डिस्क्राइबिंग अ डे व्हेन योर एक्ट ऑफ विजडम हेल्प्ड यू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आपको एक डायरी एंट्री करनी है, उसका फॉर्मेट होता है, उसको फिल करना है। कैसे? अपने दिन को बताते हुए कि कैसे वैन योर एक्ट ऑफ विजडम, कैसे आपने समझदारी से कोई काम किया और वो आपको कैसे हेल्प किया डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में। ठीक है, हेल्प यू इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन। तो आइए लिखते हैं। डायरी एंट्री आपको पता होनी चाहिए कैसे लिखी जाती है, पूरा इसका फॉर्मेट होता है। और ये 4 नंबर का एक क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन कितने का है? 4 आपको 3 करने हैं, तो 12 नंबर्स का ये पूरा क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ कि हम ये जो क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, इस पीडीएफ के साथ इस पूरे क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको अटैच करके टेलीग्राम पर दिया जाएगा। ये देखिए इस तरह से, और कुछ इस तरह से आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। अब देखते हैं कि पीडीएफ में जो डायरी एंट्री की बात की गई है वो मैंने कैसे लिखी है। तो डायरी एंट्री का फॉर्मेट क्या होता है? सबसे पहले आप हेडिंग डाल देंगे, हाँ डायरी एंट्री की बात की जा रही है। डेट डालेंगे आप पहले, ठीक है। फिर आप गैप छोड़ेंगे, जहाँ पर मैं रेड लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर आप गैप छोड़ेंगे। फिर डियर डायरी लिखोगे, फिर गैप छोड़ोगे एक लाइन का, और फिर इस मैटर लिखना स्टार्ट करोगे। टुडे वॉज अ डे आई विल नेवर फॉरगेट। आज एक ऐसा दिन था जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। ऑन माई वे होम फ्रॉम स्कूल, जब मैं स्कूल से घर जा रहा था, आई सॉ स्मॉल क्राउड गैदर्ड नियर द मेन रोड। आप कोई भी एक स्टोरी ऐसी लिख सकते हैं जहाँ पर आप एक तरह से वो दिन ना भूलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एक स्टोरी बता दी है मैंने कि अ बाइसाइकिल हैड स्लिप्ड, एक बाइसाइकिल फिसल गई थी। चाइल्ड वाज लाइंग ऑन द वेट, पेवमेंट, और रो रहा था, वो गिर गया, उसको चोट लगी। पीपल वर पैनिकिंग, तो पैनिक कर रहे थे लोग। अनश्योर वेदर टू हेल्प और कॉल फॉर मेडिकल एड, कैसे क्या करना चाहिए, किसी को बुलाना चाहिए, मेडिकल एड के लिए बुलाएं। आई रिमेंबर द फर्स्ट एड टिप्स वी लर्न इन स्कूल केयरफुली, आई क्लियर्ड द एरिया, कंफर्टेड द चाइल्ड। तो इस तरह से आप अपनी पूरी डायरी एंट्री करोगे। ये आपका फॉर्मेट हुआ। आप 3-4 लाइन्स में, 3-4 ग्रुप ऑफ लाइन्स में लिखोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आता है कि सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट कहता है कि राइट अ नोटिस फॉर योर स्कूल नोटिस बोर्ड अबाउट अ डिबेट कंपटीशन। तो इसका भी एक अपना फॉर्मेट है। डिबेट कंपटीशन के लिए देखो, ये चीज़ ना आपको स्कूल में प्रैक्टिस नहीं कराई जाती, इसलिए हम क्वेश्चन पेपर करते हैं जिससे कि हमारे सामने ये क्वेश्चंस आ जाएं, और पेपर में आप इनको बेटर परफॉर्म कब करोगे? जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। तो हमारे सामने क्या है? नोटिस का फॉर्मेट। अब इस नोटिस के फॉर्मेट को हमेशा याद रखना है आपको। कैसे? देखो, इसको बनाना सीखते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, एक बॉक्स बना लेना है जो आपके पेपर पर सूट करे। ठीक है, इसके बाद आप इसमें ऊपर स्कूल का नाम, फिर आप हेडिंग डालोगे नोटिस की कि हाँ ये नोटिस है। इसके बाद आप इधर डेट डालोगे, जैसे आज डेट है 8 सितंबर 25, ठीक है। और लास्ट में इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, जो भी आपके स्कूल में हो रहा है, इंटर हाउस डिबेट कंपटीशन, ठीक है। इसके बाद आप मैटर लिखना स्टार्ट करोगे। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स, और यही हमेशा इसका तरीका होता है। जैसे संविदा निवेदन हिंदी में होता है, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल
तो कुछ इस प्रकार से आप अपना फॉर्मेट लिखोगे, जिसमें क्या होगा, पहले हेडिंग, फिर नोटिस, फिर आप डेट डालोगे, फिर आप हेडिंग डालोगे और अपना मैटर लिखोगे, जिसमें लिखा होगा कि दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल स्टूडेंट्स दैट द स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग एन इंटर हाउस डिबेट कॉम्पिटिशन ऑन 25 Sept 2025 इन द स्कूल ऑडिटोरियम। ठीक है, students from class 6 to 10th are eligible to participate. Each house can send 2 participants, one for the motion and one for the against. Registration details आप लिख दोगे, last date लिख दोगे, venue लिख दोगे, time लिख दोगे। इसके बाद all participants are requested to prepare well and be present on time. For further details contact the English club teacher and name आपका और आपकी पोस्ट, जिस पोस्ट पर आप हो। तो इस तरह से आपका फॉर्मेट होता है, आप कंप्लीट करोगे अपने फॉर्मेट को। और इसके बाद क्वेश्चन सी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सी, फोर्थ के सी पार्ट पर आते हैं, जिसमें कहा गया है कि राइट अ शॉर्ट स्टोरी बिगिनिंग विथ इट वॉज रेनिंग हैवीली व्हेन आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्टैंडिंग अलोन एट द बस स्टॉप। तो देखो, आपको एक शॉर्ट स्टोरी लिखनी है। यहाँ पर सारा आपका दिमाग का खेल है, कैसे आप सोचते हो और आप कितना अच्छा सोच सकते हो। अगर आपको आगे चलकर सीडीएस एग्ज़ाम जैसा एग्ज़ाम क्रैक करना है और आपको लेफ्टिनेंट बनना है आर्मी में, तो उसको एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद आपका एक एसएसबी टेस्ट होगा, जो एसएसबी टेस्ट इंटरव्यू कहलाता है। 5 दिन तक आपका चलता है और पहले दिन स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपको इसी तरह से क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको या तो इमेज दिखा दी जाएगी या स्टार्टिंग की पैसेजेस बता दी जाएंगे, और उसके बाद आपको स्टोरी बिल्ड करनी होती है और उसके आगे के प्रोज एंड कॉन्स बताने होते हैं। तो सेम तरीके से आप इस स्टोरी को आगे बढ़ाकर अपनी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी लिखोगे। ठीक है, तो आपकी स्टोरी कैसे हो सकती है, जैसे कि एक दिन हैवी बारिश हो रही थी, आपने एक छोटे से बच्चे को अकेले बस स्टॉप पर खड़े हुए देखा। उसके बाद आप इसको बढ़ाएंगे। His tiny umbrella was broken and his shoes were soaked. He looked scared, shivering under the heavy downpour. Nobody else seemed to notice him. तो इस तरह से आप उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, देख सकते हैं हमने कैसे पीडीएफ में आपका आंसर प्रोवाइड किया है, लेकिन ये आंसर कुछ ऐसा है कि मैं आपको रटवा नहीं सकता। तो आपको ये लिखना खुद सीखना होगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो जैसे कैसे पार्ट सी में हमने लिखा कि इट वॉज, यहाँ से आपको बताया गया कि ये गिवन है, इट वॉज रेनिंग हैवीली व्हेन आई सॉ अ स्मॉल चाइल्ड स्टैंडिंग अलोन एट द बस स्टॉप। इसके बाद आप लिखते हैं हिज टाइनी अम्ब्रेला वाज ब्रोकन। आपने देखा कि उसका अम्ब्रेला टूटा हुआ है, उसके गीले जूते हो चुके हैं और वो डरा हुआ लग रहा है, कैसे वो काँप रहा है। हैवी डाउनपोर, नोबडी एल्स सीम टू नोटिस हिम, कोई उसे नोटिस नहीं कर रहा। और आई रैन ओवर एंड हेल्ड आउट माई अम्ब्रेला हेजिस्टेंटली ही टुक माई हैंड। वो मैंने उसको अम्ब्रेला दिया भागकर और उसने घबरा कर मेरे हाथ पकड़ा। एंड वी हरीड टू बी नियर बाय शॉप फॉर शेल्टर, और शेल्टर के लिए हम भाग पड़े। तो इस तरह से आप अपनी स्टोरी बिल्ड कर सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेके बाकी पढ़ सकते हैं। तो डी पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर डी, फोर्थ के डी पार्ट पर, जिसमें हमें कहा गया है कि राइट अ फॉर्मल लेटर टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू अरेंज अ मोटिवेशनल लेक्चर बाय अ फेमस पर्सनैलिटी। तो आप एक फॉर्मल लेटर लिखोगे अपने प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करते हुए, किस बात की, कि आपको अरेंज करना है एक मोटिवेशनल लेक्चर, किसके द्वारा, फेमस पर्सनैलिटी के द्वारा। ठीक है, आइए लिखते हैं। तो इसका भी एक फॉर्मेट है। ठीक है, इस फॉर्मेट को समझते हैं। इस फॉर्मेट में क्या होता है, आपको सेम 2 नंबर का आपको फॉर्मेट के नंबर मिलते हैं, 2 नंबर आपको मैटर के लिखते हैं, मैटर जो आप लिखते हो फॉर्मेट, और 1 नंबर आपको स्पेलिंग का मिलता है। इस तरह से आप अपने 5 नंबर डिस्ट्रीब्यूट करते हो। तो सबसे पहले फॉर्मल लेटर में क्या होता है, एड्रेस होता है, सबसे एड्रेस, फिर आप लिखोगे डेट, उसके बाद आप दी प्रिंसिपल। कभी भी ये गलती मत कर देना जो मैंने अभी कर दी आपके सामने। प्रिंसिपल की 2 स्पेलिंग होती है, एक सिद्धांत वाला प्रिंसिपल होता है और एक आपका स्कूल के जो हेड होते हैं वो प्रिंसिपल होते हैं। एबीसी स्कूल, और आपका मान लीजिए आप पटियाला से हैं। फिर आप लिखोगे सब्जेक्ट, अपना सब्जेक्ट किस विषय पर लिख रहे हो, फिर रिस्पेक्टेड सर। अच्छा, जहाँ पर मैं ये लाइन खींच रहा हूँ यहाँ पर ये गैप आएगा, एड्रेस के बाद ये गैप है, डेट के बाद ये गैप है, ये गैप है यहाँ पर एक लाइन का, यहाँ पर एक लाइन का गैप है, रिस्पेक्टेड सर या मैम। ठीक है,
और फिर यहाँ पर एक लाइन का गैप है। फिर आप अपना मैटर लिखोगे। मैटर किस तरह से, आई एम शिवांश, देखते हैं। आई एम शिवांश, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th. I am writing to request that the school kindly arrange a motivational lecture by a famous personality for the students. आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि किसी फेमस पर्सनैलिटी से एक मोटिवेशनल लेक्चर अरेंज करा जाए स्कूल में फॉर बच्चों के लिए, ठीक है। सच एस लेक्चर वुड इंस्पायर अस टू एम हायर, वर्कर हार्डर। तो ये हमें एम करने में मदद करेगा कि हम दूर का सोचें, अच्छा करें, वर्क हार्डली वर्क करें और डेवलप करें कॉन्फिडेंस को इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। हियरिंग real life experiences and achievements from a renowned individual can leave a lasting impact on young minds. तो बेसिकली आप इस तरह से कह रहे हो कि कैसे जब कोई एक एक्सपीरियंस होगा, रियल लाइफ का एक्सपीरियंस बताएगा अपना, और वो भी कोई सेलिब्रिटी या फेमस पीपल, तो उससे क्या होगा, हम यंग माइंड्स को, मतलब नौजवान लड़कों लड़कियों को एक होप मिलेगी, ठीक है। कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इट विल एनकरेज स्टूडेंट्स टू सेट गोल्स, कैसे आप गोल सेट करोगे वो ये बताएंगे, और ओवरकम चैलेंजेस एंड अडेप्ट अ पॉजिटिव माइंडसेट इन डेली लाइफ, तो कैसे आप जीवन को व्यतीत करोगे आगे चलकर। आई सिंसियरली होप यू विल कंसिडर आवर रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइड अस विद दिस वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ एंड लर्निंग। तो इस तरह से आप अपने फॉर्मल लेटर लिखोगे अपने प्रिंसिपल को, ये आपका फॉर्मेट रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का हमने डी पार्ट भी कर लिया। सेक्शन डी की तरफ चलते हैं, लिटरेचर। आपके सामने रीड द एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स आपको देने हैं। पहला ऑप्शन ए, क्वेश्चन ए आपके सामने है। हर फीट वर पैटरिंग अलोंग द स्ट्रीट, राइट इनटू द थ्रोंग ऑफ मैन सो मीट। समबडीज मदर की बात हो रही है। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, हु इज़ शी हियर, तो यहाँ पर ये किसकी बात चल रही है। तो आइए देखते हैं। एन ओल्ड रैग्ड वुमन, किसकी बात चल रही है, एन ओल्ड रैग्ड विमेन। नेक्स्ट, व्हाट डिफिकल्टी वाज शी फेसिंग, कौन सी डिफिकल्टी थी जो वो फेस कर रही थी। शी वाज अनेबल टू क्रॉस द बिजी स्ट्रीट। She was unable to cross the busy street. फिर तीसरा क्वेश्चन कहता है फाइंड द राइमिंग वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स आपको ढूंढने हैं, राइमिंग वो जो सेम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, जैसे स्ट्रीट और मीट। क्वेश्चन 4 कहता है व्हाट क्वालिटी ऑफ द बॉय इज हाईलाइटेड लेटर इन द पोएम। तो द बॉयज काइंडनेस, हेल्पफुलनेस एंड कंसिडरेशन फॉर द एल्डरली वुमेन इज हाईलाइटेड। ये सब चीज़ें थी जो क्वालिटी जो हाईलाइट हुई पोएम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 के बी पार्ट को देख लेते हैं। आई वॉज श्योर द 5th वर्ड मस्ट एग्जिस्ट समवेयर बट द हार्डर आई ट्राइड द मोर आई डिस्पेयर्ड। ये लाइन आपकी पोएम से उठाई गई है, द केस ऑफ द 5th वर्ड की। और इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन ये हैं कि व्हाट वाज द पोएट सर्चिंग फॉर, किस बारे में पोएट सर्च कर रहा है। तो पोएट किस बारे में सर्च कर रहा है, द 5th वर्ड के बारे में, द 5th वर्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वाई डिड ही डिस्पेयर, वो डिस्पेयर क्यों हो जाता है। तो ही डिस्पेयर बिकॉज नो मैटर हाउ हार्ड ही ट्राइड, नो मैटर हार्ड ही ट्राइड बट द हार्डर आई ट्राइड, हार्ड ही ट्राइड ही कुड नॉट फाइंड द 5th वर्ड, he could not find the 5th word he was looking for, ठीक है। जिसके लिए वो ढूंढ रहा है 5th वर्ड को, उसको नहीं ढूंढ पाता। his increasing effort only made him more frustrated and hopeless। his, ये लिख सकते हो आप, नहीं भी, his increasing efforts only made him more frustrated and hopeless, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट लेसन डज द पोएम कन्वे, तो क्या लेसन है जो पोएम बताती है। तो क्रिएटिविटी कैन बी चैलेंजिंग एंड समटाइम्स सॉल्यूशन डू नॉट कम इजीली। तो जो क्रिएटिविटी है वो हमेशा इजी नहीं होती, कई बार चैलेंजिंग भी होती है। तो आप इसका आंसर लिखते हैं
creativity can be challenging and sometimes, इसके आगे की लाइन हम लिखते हैं यहाँ पर, ब्लू कलर की लाइन है, एंड समटाइम्स सॉल्यूशंस डू नॉट कम इजीली। ठीक है, और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन बी पार्ट का फोर्थ। तो बी पार्ट का फोर्थ कहता है कि एक एलिट्रेशन आपको लिखना है, निकालना है इसमें से। एलिट्रेशन बेसिकली वो जो सेम साउंड या सेम वर्ड से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होता है। तो आप क्या लिखोगे, द हार्डर आई ट्राइड द मोर। तो यहाँ से द से स्टार्ट हो रहा है दोनों तरफ, और ये कंप्लीट भी यहाँ पर हो रहा है, द मोर आई डिस्पेयर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आंसर द फॉलोइंग VSA। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, जो 4 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। वट क्लेवरनेस डिड रामा यूज इन द विट दैट वोन हार्ट्स। तो द विट दैट वोन हार्ट्स में रामा क्या क्लेवरनेस को यूज़ करता है। तो एक नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। इन आपको लिखना है कि तेनाली रामा क्लेवरली कंपेयर्ड योनिंग। इसका आंसर हो सकता है कि तेनाली रामा क्लेवरली कंपेयर्ड योनिंग टू scattering seeds, showing it was natural and harmless. ठीक है, which made the king realize his mistake and forgive the queen. Which made the king realize his mistake and forgive the queen. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन कहता है, वाई इज़ द गार्डन कॉल्ड अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। तो गार्डन क्यों अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कहलाता था। तो आपको पता है 6th का सेकंड क्वेश्चन कैसे पूछा गया कि क्यों कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कहलाता था। 6th के सेकंड पर चलते हैं। तो द गार्डन इज कॉल्ड अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल बिकॉज इट इज़ लिटरली फुल ऑफ स्टोन्स, क्योंकि वो पूरा स्टोन्स से भरा हुआ था एंड कॉन्क्रीट से भरा हुआ था, while also playfully serving as an example of Mrs. Jones' unusual gardening। देखो बेसिकली ये एक ऐसा मेटाफर यूज़ किया गया कि वो कॉन्क्रीट एग्जाम्पल तो था ही, लेकिन वो एक ऐसा उदाहरण भी था लोगों के लिए कि कैसे छोटी छोटी चीज़ों को बदलाव करने से एक अलग एग्जाम्पल या अलग खूबसूरती को देखा जा सकता है। तो मिसेस जोन्स के इस अनयूजुअल बिहेवियर को, अनयूजुअल गार्डनिंग को भी दर्शाया जा सकता है इस कॉन्क्रीट एग्जाम्पल से, इसलिए उसको कॉन्क्रीट एग्जाम्पल कहा गया है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन कहता है 6th का कि वन क्वालिटी ऑफ वर्गीज कुरियन दैट इंस्पायर्ड यू। तो इस इंसान की कौन सी क्वालिटी थी जो आपको इंस्पायर करती है, वो वन क्वालिटी बतानी है। तो दैट इंस्पायर्ड मी इज़ हिज अनवेवरिंग इंटीग्रिटी इन चूजिंग सर्विस ओवर पर्सनल गेन। तो अपने स्वार्थ के ऊपर उसने कैसे अनवेवरिंग इंटीग्रिटी को चुना, ये उसकी क्वालिटी इंस्पायर करती है मुझे। आप इस तरह से लिख सकते हैं। क्वेश्चन 4 कहता है कि व्हाट डज वेलोर मीन इन अ टेल ऑफ वेलोर। अ टेल ऑफ वेलोर में वेलोर का क्या मतलब है। तो बेसिकली इट मीन्स करेज एंड ब्रेवरी, बहादुरी और साहस इन फेस ऑफ डेंजर, मुश्किल समय में या खतरनाक समय में। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, 2 नंबर का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। पहला क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड विजडम पेव द वे इन विजडम पेव्स द वे। विजडम पेव्स द वे में कैसे, इस कहानी में 4 नौजवान जो थे लड़कों ने अपनी बुद्धि और समझदारी का इस्तेमाल किया। उन्होंने ऊँट की हालत को देखकर सही सही बातें बताई। उनकी पैनी नज़र और तर्क, रीजनिंग कह सकते हैं आप, साबित कर दिया कि उनके ऊपर लगे झूठे आरोप गलत हैं। समझदारी से न सिर्फ उनकी इज्जत बची बल्कि राजा ने उनको सलाहकार भी बना लिया। तो ठीक है, किंग्स एडवाइज़र। देयर विजडम नॉट ओनली क्लियर्ड फॉल्स एक्विजिशंस बट आल्सो वोन देम ऑनर एंड पोजिशंस एज द किंग्स एडवाइज़र। तो इस तरह से बेसिकली 4 नौजवान की बुद्धिमानी देखी गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ द बॉय हेल्प द ओल्ड लेडी इन समबडीज मदर। द बॉय कैसे एक लड़के ने मदद करी ओल्ड लेडी की, समबडीज मदर जो कि थी समबडीज मदर चैप्टर में, कैसे एक लड़के ने एक ओल्ड लेडी की मदद की।
तो बॉय ने क्या किया, पहले नोटिस किया ओल्ड लेडी को स्ट्रगलिंग करते हुए, क्या क्रॉस द स्लिपरी स्ट्रीट। तो स्ट्रीट क्या थी, काफ़ी स्लिपरी थी, उसको क्रॉस करते हुए ये नोटिस कर लिया छोटे लड़के ने। ही ऑफर्ड हिज स्ट्रॉन्ग आर्म्स, अपनी आर्म्स उसने बढ़ाई आगे और ऑफर किया कि मैं आपको क्रॉस करा देता हूँ। गाइडेड हर केयरफुली अक्रॉस एंड इंश्योर्ड शी वाज सेफ बिफोर रिटर्निंग टू हिज फ्रेंड्स। और वो मतलब श्योर रहा कि वो और सुनिश्चित किया कि वह सुरक्षित पहुंच जाए, इसके बाद ही वह अपने दोस्तों के पास लौटा। ठीक है। हाउ डज द केस, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि हाउ डज द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड रिफ्लेक्टेड द स्ट्रगल ऑफ क्रिएटिविटी। तो स्ट्रगल ऑफ क्रिएटिविटी को कैसे रिफ्लेक्ट करता है फिफ्थ वर्ड, द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड। ठीक है। द केस ऑफ फिफ्थ वर्ड रिफ्लेक्ट्स द स्ट्रगल ऑफ क्रिएटिविटी बाय शोइंग, कैसे, हाउ द नरेटर बिकम्स फ्रस्ट्रेटेड वाइल ट्राइंग टू फाइंड द राइट वर्ड। तो सही शब्द ढूंढने के लिए कैसे वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है नरेटर, इससे समझते हैं हम कि क्रिएटिविटी में कैसे एक बहुत तगड़ा स्ट्रगल है, बहुत अच्छा स्ट्रगल है क्रिएटिविटी में। ठीक है। इट हाईलाइट्स दैट क्रिएटिव वर्क इन्वॉल्व पेशेंस। तो क्रिएटिव वर्क में क्या ज़रूरी है, पेशेंस, एफर्ट्स और परसिस्टेंस, इवन व्हेन इंस्पिरेशन इज़ हार्ड टू फाइंड। ठीक है। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि जो केस ऑफ फिफ्थ वर्ड है वो रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रगल ऑफ क्रिएटिविटी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट लेसन डू वी लर्न फ्रॉम वर्गीज कुरियंस लाइफ। तो इसकी लाइफ से हम क्या लेसन, क्या सीखते हैं वो देखते हैं। तो फ्रॉम वर्गीज कुरियंस लाइफ वी लर्न दैट ट्रू सक्सेस लाइज इन ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड सेल्फलेस सर्विस। तो आपको पता है कि सही जीत या कह लो आपकी जो सक्सेस है वो कहाँ पर सुनिश्चित की जा सकती है, वो की जा सकती है कि हमेशा आसानी से विचार नहीं आते। तो वर्गीज कुरियन को इंडियाज़ मिल्कमैन भी कहा जाता है, क्योंकि उन्हें दुग्ध उत्पादन में क्रांति लाई थी, वाइट रेवोल्यूशन। तो उनकी ज़िंदगी से हमें ये सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता मेहनत, ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, इंटीग्रिटी और निस्वार्थ सेवा में, मतलब कि सेल्फलेस सर्विस से मिलती है। ठीक है। वही लिखा हुआ है आपके सामने। उन्होंने किसानों को मजबूत बनाया और यह साबित किया कि करुणा, कंपैशन और दृढ़ निश्चय, मतलब डिटर्मिनेशन, किसी देश की किस्मत बदल सकते हैं। ठीक है। तो ये सीखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 8, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है। एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा। तो इन अ टेल ऑफ वेलोर करेज एंड डिटर्मिनेशन मेक ऑर्डिनरी पीपल एक्स्ट्राऑर्डिनरी, इस पर डिस्कस करिए। तो अ टेल ऑफ वेलोर शोज हाउ करेज एंड डिटर्मिनेशन कैन टर्न ऑर्डिनरी पीपल इनटू एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीरोज। तो टेल ऑफ वेलोर में दिखाया गया है कि कैसे करेज और डिटर्मिनेशन, मतलब साहस और दृढ़ निश्चय, आपको बदल सकते हैं एक आम आदमी से एक महान आदमी में। मेजर सोमनाथ शर्मा की आप यहाँ पर स्टोरी देख रहे हैं। डिस्पाइट हैविंग हिज आर्म इन प्लास्टर, उसकी आर्म प्लास्टर में होने के बावजूद उसने लड़ना अलोंगसाइड हिज सोल्जर्स, अपने साथियों के साथ लड़ना बेहतर समझा। हिज ब्रेवरी इन द फेस ऑफ ओवरवेलमिंग ओड्स एट बटगाम रिफ्लेक्ट्स ट्रू सेल्फलेसनेस एंड लव फॉर द नेशन। तो ये नेशन के लिए जो प्यार था ये झलकता था, और ये चीज़ दिखाती है कि कैसे एक डिटर्मिनेशन और करेज ऑर्डिनरी पीपल को एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना देता है। थ्रू यंग एंड आउट नंबर्ड। तो आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है कि इन अ टेल ऑफ वेलोर, ये सब इसमें मैंने आपको बताया कि कैसे मेजर सोमनाथ शर्मा की कहानी दिखाई गई है, कैसे उन्होंने बदगाम की लड़ाई में उन्होंने भारी दुश्मनों का सामना किया और अपने बलिदान से श्रीनगर और कश्मीर को बचाया। उनकी बहादुरी, हिज सेक्रीफाइस, उनकी बहादुरी और नेतृत्व, लीडरशिप से साबित होता है कि सच्चा वीरता, मतलब सच्ची वीरता जो जैसे कि हीरोइज्म, कर्तव्य, बलिदान और अटूट संकल्प में छिपा है। ये सब शो किया गया है। ठीक है। ये आपका डिस्कशन हो गया और आपका 4 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने रहा। आपको 2 क्वेश्चन करने हैं कोई से भी, लेकिन हम सभी कर देंगे। दूसरा क्वेश्चन कहता है कि हाउ डज द पोएम समबडीज मदर, जो पोएम समबडीज मदर है वो कैसे कंपैशन और एम्पैथी सिखाती है आपको। तो द पोएम, यह कविता हमें करुणा, मतलब कंपैशन के बारे में, एम्पैथी के बारे में, मतलब सहानुभूति का महत्व सिखाती है। इसमें एक बूढ़ी औरत का जिक्र है। ठीक है। इसमें एक बूढ़ी औरत का जिक्र है जो सड़क पार करने में संघर्ष कर रही थी, लेकिन भीड़ ने उसे अनदेखा कर दिया। ये बात सही है। एक दयालु लड़के ने उसकी मदद की और उसे सुरक्षित पार कराया। यह बताता है कि छोटी सी दयालुता
भी किसी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। कविता हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दयालु, देखो, काइंड हार्टेड बॉय स्टॉप्स हेल्प हर गाइडिंग, पूरी स्टोरी लिखी गई है कि हिज थॉटफुल एक्शंस शो दैट इवन स्मॉल जेस्चर्स ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन समवंस लाइफ। ठीक है, और इस तरह से हम देखते हैं कि कैसे यह बताता है कि छोटी सी दयालुता किसी भी की ज़िंदगी में बड़ा फ़र्क ला सकती है। कविता हमें याद दिलाती है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए और दयालु व इंसानियत भरे समाज का निर्माण करना चाहिए। मेक सोसाइटी मोर कंपैशनेट एंड ह्यूमेन। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कि कंपेयर द थीम ऑफ विजडम इन द विट दैट वोन हार्ट्स एंड विजडम पेव्स द वे। तो इसमें आपको कंपेयर करना है थीम को, विजडम की थीम को आपको इन दो जो पोएम्स हैं इनमें मतलब आपको कंपेयर करना है। तो जो दोनों आपकी चैप्टर्स हैं, द विट दैट वोन हार्ट्स एंड विजडम पेव्स द वे, ब्यूटिफुली शो हाउ विजडम कैन गाइड पीपल आउट ऑफ डिफिकल्टीज एंड ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंज। तो कैसे ये दोनों हमें सिखाती है कैसे समझदारी से डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में लड़ा जा सकता है या फिर आगे बढ़ा जा सकता है और कैसे पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं। तो वही दिखाया गया है कि दोनों कहानियाँ दिखाती हैं कि बुद्धिमानी और चतुराई इंसानों को कठिनाइयों से बाहर निकाल सकती है और सकारात्मक बदलाव ला सकती है। विजडम पेव्स द वे में 4 नौजवानों ने ऊँट की हालत समझाने, जैसे कि बताया गया है, ऊँट की हालत समझाने के लिए अपनी पैनी नज़र और तर्क का इस्तेमाल किया और अपनी बेगुनाही साबित की। वहीं द विट दैट वोन हार्ट्स में तेनालीराम ने अपनी चतुराई और दयालुता से राजा और रानी का जो गलत फहमी थी उसको दूर किया और महल में खुशी वापस लाई। दोनों से सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सही सोच सम्मान और सफलता दिला सकती है। तो इस तरह से आप अपना आंसर लिखेंगे। और अगर आपको ये सब सही लगता है, आपको ये PDF सही लगती है और इससे पढ़ना अच्छा लगता है, वीडियो को दोबारा देख सकते हैं अपनी PDF अपने हाथ में लेके, तो टेलीग्राम पे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं इस पेपर के बाद आपसे, तो मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट पेपर को सोल्व करते हुए। वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों में शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाया करो। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। तब तक के लिए बाय।